व्यक्ति मौत के द्वार पर खड़ा होता है तो उसके सामने उसकी जिंदगी का सारा ब्यौरा खुल जाता है। ईशान जब समुद्र में डूब रहा था तो उसके सामने उसकी सारी जिंदगी के दृश्य घूम रहे थे। कैसे उसे आश्रम ने संभाला, कैसे उसने अपनी मंजिल बनाई, कैसे उसके सपने बड़े हुए, कैसे उसने अपना एक व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया, कैसे वह राशिका से मिला, कैसे उसके साथ यह सब कुछ हुआ। उसे अभी भी इस सब में कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन अभी के लिए वह सोचने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। अभी उसके बहुत से सपने बाकी हैं, उसे आर्मी में जाना है, उसे बहुत से एडवेंचर करने हैं। वह मौत से नहीं डरता था, बल्कि बस इतना चाहता था कि उसकी मौत किसी खतरनाक एडवेंचर पर हो, या फिर किसी दुश्मन से लड़ते हुए, या फिर देश के लिए लड़ते हुए, न कि किसी के षड्यंत्र से। लेकिन आज वह केवल अपनी मौत को अपने करीब आते हुए देख सकता था और कुछ भी नहीं कर सकता था। उसकी आखिरी सोच थी कि अगर उसे दोबारा मौका मिला तो दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचेगा। उसे धोखा भले ही मिला था, लेकिन वह एक भरोसेमंद प्यार अपनी जिंदगी में अभी भी चाहता था। एक ऐसा शख्स जिस पर वह आंख बंद कर भरोसा कर सके और निसंकोच होकर अपनी पीठ उसके भरोसे छोड़ सके। अब धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। तभी उसे एक नीली रोशनी दिखाई देती है जो बिल्कुल उसके करीब से गुजरती है, और इसके तुरंत बाद उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वह रोशनी जो पहले आसमान में छुपकर सब कुछ देख रही थी, तेजी से ईशान की ओर बढ़ रही थी। वह रोशनी तेजी से ईशान के पास से गुजरती है और उसके पीछे जाकर टकरा जाती है और एक बड़े से गोले का निर्माण करती है जो किसी बवंडर की तरह था। उस गोले की किनारी सफेद रंग की थी और उसके भीतर एक गहरे नीले रंग की सतह किसी चक्रवात की तरह घूम रही थी। यह किसी आकाशीय पोर्टल जैसा लग रहा था, लेकिन बहुत ही काबू अंदाज में था, मानो कोई इसे काबू कर रहा था। ईशान धीरे धीरे इसी छोटे आकाशीय पोर्टल की तरफ बढ़ने लगता है। यह आकाशीय पोर्टल ईशान के साथ बहुत सा पानी भी अपनी तरफ खींच रहा था। ईशान धीरे धीरे उस आकाशीय पोर्टल में समा जाता है और कहीं पर गायब हो जाता है। वहीं पर ऊपर जहाज पर कोई पानी की हलचल की आवाज को सुनता है और इस तरफ आकर देखता है, लेकिन तब तक पोर्टल बंद हो जाता है और उस आदमी को केवल पानी की लहर ही सुनाई देती है। इसके बाद वह वापस से जहाज पर मस्ती में लग जाता है और अगले दिन की तैयारी करने में जुट जाता है। वे इस जहाज को आग लगाने वाले थे। इस जहाज की कीमत 900 करोड़ रुपए थी और इस जहाज को ईशान ने एक ऑक्शन से खरीदा था। इस तरह के जहाज की दुनिया में केवल 2 ही मॉडल हैं, जिनमें से एक ईशान के पास है। इस जहाज का असली मालिक तो इस वक्त आकाशीय लहरों में डूबता जा रहा था। उस रोशनी ने उसके चारों ओर एक कवच बना लिया था जो कि आकाश को उसे नुकसान पहुंचाने से रोक रहा था। इस वक्त दृश्य अचानक से बदलता है और हम देखते हैं कि ईशान जहाज पर खड़ा हुआ है। तभी राशिका उसके पास आती है और उसे एक शराब का ग्लास देती है। वह उससे उस शराब के ग्लास को लेकर पी लेता है। तभी वहां पर रॉनी आता है जो बहुत ही खुश था। यहाँ पर रॉनी ईशान को रॉनी और राशिका की सच्चाई बताता है और फिर उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। ईशान बचाव की करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसकी आंखें धुंधली हो रही हैं। वह जैसे तैसे अपने सामने खड़े लोगों में से एक को मारने में सफल होता है। तभी एक दूसरा आदमी उस पर गोली दाग देता है जो उसके सीने में लगती है, लेकिन वह खुद को संभालता है और जहाज की किनारे के सहारे खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी दूसरा व्यक्ति गोली चला देता है जो सीधे उसके कंधे के नीचे लगती है और इस बल की वजह से वह सीधा समुद्र में जाकर गिरता है। तभी ईशान का सपना टूटता है और वह हड़बड़ाकर उठ जाता है। वह गहरी गहरी सांसें लेता है। उसके माथे पर पसीना था और वह 2 पल के लिए सोचने की हालत में भी नहीं था। वह अपने आप को देखता है तो वह पाता है कि वह बहुत ही दयनीय स्थिति में है। उसके शरीर पर अनगिनत घाव के निशान थे जो पता नहीं कैसे आए थे। उसे अपनी छाती और कंधे के गोलियों के निशान का तो पता था, लेकिन उन निशानों का नहीं पता था। वह जब उन घावों को देख रहा था तभी उसे अपने पैरों के पास से किसी चीज के बहने का आभास होता है। वह जब देखता है तो वह पाता है कि वह किसी पतले से पानी के नाले के पास है। यह पानी बहुत ही शुद्ध था और उसकी गहरा 2 मीटर तक होने के बावजूद भी उसकी तलहटी को भी देखा जा सकता था। इसी समय वह अपने आसपास की चीजों को भी नोटिस करता है। वह देखता है कि उसके सामने से एक झरना गिर रहा है। यह देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता। वह खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके कंधे और सीने में दर्द उठता है। जब वह देखता है तो वह पाता कि दोनों जगह गोली लगी है और गहरा घाव है। तभी उसे पिछली रात की सारी घटना याद आती है और वह गुस्से से भर जाता है। वह कहता है, रॉनी, राशिका, मैं तुम लोगों को इस तरह नहीं जाने दूंगा। आउच! वह इस तरह चिल्लाते हुए अपना हाथ थोड़ा हिला देता है। तभी उसे तेज दर्द उठता है और वह उसके मुंह से चीख निकल जाती है। वह धीरे धीरे अपना गुस्सा शांत करता है और उसका दर्द भी कम होता है। अब उसके सवालों का वक्त आ गया है। वह अपने आसपास के वातावरण को देखता है। वह पाता है वह एक गुफा में, जिसमें केवल उस झरने की गिरने वाली जगह से रोशनी आ रही है और उसके चारों ओर केवल गुफा की दीवारें थीं। वहीं पर एक सुराख भी थी जो शायद गुफा के भीतर या
या शायद बाहर ले जाती थी। वह अपने आसपास से सवाल करता है, मैं तो उस जहाज पर था और समुद्र में गिर रहा था, तो फिर मैं यहाँ कैसे? और ये जगह कौन सी है? ये क्या हो रहा है? क्या मैं मर गया हूँ और ये मृत्यु के बाद की जगह है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? ये सब सोचते हुए वह खुद को एक चिमटी काटता है जिससे उसे दर्द होता है। वह इतना तो समझ गया था कि वह कोई सपना नहीं देख रहा था, लेकिन उसे इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन वह अभी इस सब को सोचने की हालत में नहीं था। उसे सबसे पहले अपने घावों को ठीक करना होगा, वरना इस अनजान जगह पर उसके लिए कई खतरे मिल सकते हैं। ईशान केवल एक व्यापारी ही नहीं रहा था, उसे किताबों को पढ़ने और नई नई जानकारी सीखने का बहुत ही शौक था। और इस वजह से उसने जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और बहुत सी चीजों की जानकारी इकट्ठी की थी। और कम नहीं बल्कि इतनी कि वह हर एक क्षेत्र से परिचित था। वह भले ही किसी भी क्षेत्र में वैज्ञानिक स्तर तक नहीं जा सकता था, लेकिन इतनी जानकारी तो उसको थी कि वह प्रोडक्टिविटी पैदा कर सकता था। वह आसपास अपनी नजरों को घुमाता है और कुछ चीज ढूंढने की कोशिश करता है। वह इस जगह के माहौल को देखते हुए सोचता है, अक्सर इस जैसी जगहों पर नमी के पास वाले स्थान पर एक तरह का पौधा उगता है जो कि दर्द निवारक का काम करता है, साथ ही घावों को भी भरता है। उसका ध्यान उससे करीब 3 मीटर दूर उग रही वनस्पति पर जाता है और यह देखकर वह कहता है, भगवान चलो, तुम पूरी तरह तो मेरे खिलाफ नहीं हो। यह कहकर वह उठता है और झरने के उस तरफ जाने लगता है। उस झरने का पानी बहुत ही ठंडा और साफ था। वह इतना गहरा नहीं था और किसी नाले की तरह बह रहा था। उसका पानी ईशान के केवल पेट तक आ रहा था। बहाव का बल भी उतना ज्यादा नहीं था जितना कि एक झरने के हिसाब से होता है। ईशान उस झरने को पार करता है और दूसरी तरफ पहुंच जाता है और फिर वह अपने आसपास कुछ नुकीली चीजें देखने लगता है। जल्द ही उसे एक पत्थर का टुकड़ा मिल जाता है जो लगभग किसी चाकू की तरह था, बस उसे थोड़ा नुकीला करना था। वह उस पत्थर को नुकीला करता है, फिर उन वनस्पतियों में से कुछ पौधे तोड़ता है और उनका पेस्ट बनाता है जिससे वह उस चाकू को साफ करता है और इसके बाद अपने घाव से गोली निकालने लगता है। इन घावों से गोली निकालते वक्त उसे बहुत ही दर्द हो रहा था, लेकिन ईशान को इस दर्द से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। ईशान शुरुआत से एडवेंचर का शौकीन था और उसने कई बार इससे भी खतरनाक परिस्थितियों का सामना किया था, जिस वजह से उसे इन परिस्थितियों में अपनी देखभाल करना अच्छी तरह आता था। वह अपने घावों से गोली निकालता है और फिर 2 बड़े पत्ते लेकर उन पर पहले बनाए हुए पेस्ट को लगाता है और बेलों की मदद से उसे अपने घावों पर बांध लेता है। इस वक्त तक उसके घाव का दर्द जलन में बदल गया था और यह उसके घावों के ठीक होने की तरफ बढ़ने की निशानी भी था। अब वह अपने आप को संभाल कर खड़ा करने की कोशिश करता है। उसने पहले जो जहरीली शराब पी थी उसका असर अब तक काफी उतर चुका था, जिसका उसे भी नहीं पता था कि क्या कारण था, लेकिन वह चल फिर सकता था। वह अपने आप को संभालते हुए खड़ा करता है और अपने आस पास देखता है। उसे केवल एक ही रास्ता दिखता है और दूसरी ओर उसे झरना दिखता है जिसके ऊपर से रोशनी आ रही थी। लेकिन ईशान इस वक्त उस झरने पर चढ़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए वह उस गुफा में भीतर जाने का फैसला करता है। उसे नहीं पता कि वह कितने दिन से इस गुफा में था और कितने दिन से बेहोश था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि वह इस गुफा में कैसे आया, जबकि वह तो समुद्र में डूब रहा था। वह इन सभी सवालों के साथ आगे बढ़ता है। वह बिल्कुल भी लापरवाही नहीं देता क्योंकि यमराज बार बार छुट्टी पर नहीं जाता। वह गुफा में मौजूद उस रास्ते की ओर आगे बढ़ता है। करीब 5 मिनट तक चलने के बाद उसे अपने सामने से एक हल्की रोशनी आती हुई दिखाई देती है। वह उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगता है, यह सोचकर शायद ये गुफा के बाहर का रास्ता हो। जब वह उस रोशनी की तरफ बढ़ता है तो वह रोशनी भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। जब वह उससे करीब 2 मिनट की दूरी पर था तो उसकी आंखें उस रोशनी से जगमगाने लगती हैं। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह काफी समय से अंधेरे में था। वह और आगे बढ़ता है और उस रोशनी के पास पहुंच जाता है। वह रोशनी एक कमरे से आ रही थी जो इस गुफा में बना हुआ था। इस पूरी गुफा में अंधेरा था, लेकिन उस कमरे में रोशनी थी, वो भी बहुत ही तेज, मानो दोपहर का समय हो। ईशान उस कमरे में पहुंचता है तो वह हैरान रह जाता है। वह 2 बातों से हैरान था। पहली, इस रोशनी का सोर्स क्या है, और दूसरी, यह कमरा कम किसी की समाधि ज्यादा लग रहा था। उस कमरे में चारों ओर कुछ भी नहीं था, बस दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था और सामने एक बूढ़े आदमी की मूर्ति बनी हुई थी, जो मूर्ति तो बिल्कुल भी नहीं थी। वह एक असल शरीर था, लेकिन पता नहीं कितने समय से यहां पर था। उसका शरीर एक पिलर की सहायता से वहां पर टिका हुआ था। ईशान यह देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उस आदमी के चारों ओर बहुत ही गहरे मकड़ी के जाले बने हुए थे, जो यह साफ दर्शाते थे कि यह शरीर बहुत ही लंबे अरसे से यहां पर रखा हुआ था, लेकिन वह अभी भी कंकाल में नहीं बदला था। इस वक्त ईशान अपनी हैरानी को संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि उसके कानों में आवाज पड़ती है, तो तुम्हें होश आ ही गया वॉरियर। यह आवाज सुनते ही ईशान के तोते उड़ जाते हैं। वह आसपास देखने लगता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता।
फिर उसकी निगाह सामने के शरीर पर पड़ती है। वह सबसे पहले तो 2 कदम पीछे लेता है और फिर अपने आप को समझाने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है। वह 1-2 बार उस आदमी को ध्यान से देखने की कोशिश भी करता है, लेकिन पाता है कि वह आदमी किसी भी तरह की कोई भी हलचल नहीं दिखा रहा है। वह एक सूखा घूंट गले में उतारता है और अपने आसपास देखने की कोशिश करने लगता है और वापस जाने की सोचने लगता है, लेकिन तभी उसके कान में फिर से आवाज पड़ती है, तो क्या तुम भाग्य को आजमाने के लिए तैयार हो योद्धा। ईशान ये सुनता है और इस बार सच में उसके तोते उड़ जाते हैं। वह थोड़ी घबराहट से 2 कदम पीछे लेता है। आखिर किसे डर नहीं लगेगा जब उनके सामने एक लाश रखी हो और उससे आवाज भी आ रही हो। ईशान एक और बार उस लाश को ध्यान से देखता है और फिर तुरंत उस गुफा से निकलने के बारे में सोचता है, क्योंकि अभी वह ऐसी हालत में नहीं था जो कि वह इस तरह की परेशानी का कर सके। लेकिन इससे पहले कि वह कमरे से बाहर निकलता, कमरे का दरवाजा एक हवा के झोंके से बंद हो जाता है। यह देखकर ईशान और भी हैरान हो जाता है, इतना बड़ा पत्थर का दरवाजा हवा से बंद कैसे हो सकता है। वह अब बहुत ही सचेत हो जाता है और अपना ध्यान कमरे के हर एक हिस्से पर फैला देता है। वह एक मामूली योद्धा नहीं था, बल्कि वॉरियर एनर्जी और इंटरनल एनर्जी विकसित कर चुका योद्धा था, जो कि उसने बहुत से शास्त्रों के अध्ययन के बाद विकसित की थी। बहुत से प्राचीन परिवार भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। इस वजह से वह मामूली इंसान के स्तर को कब का पार कर चुका था। जब वह अपनी ऊर्जा को इस्तेमाल करता है, तभी उसे याद आता है कि पिछली बार उस जहर की वजह से उसकी ऊर्जा ही कैद हो गई थी और पूरी तरह से रुक गई थी। इस चीज को याद कर उसके मन में कुछ और शक के भाव आ जाते हैं, लेकिन वह अपने आप को ज्यादा भटकने नहीं देता है और अपना ध्यान वापस से वर्तमान मुद्दे पर ले आता है। तो क्या राज था ईशान की हत्या के पीछे? आखिर कौन था जो कि ईशान को मरवाना चाहता था और इस गुफा में क्या हरकत हो रही है? जानने के लिए बने रहिए द वर्ल्ड वॉरियर के साथ।